जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 2 की आपकी परीक्षा होने वाली है और दोस्तों जैसे कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं विज्ञान विषय में, उन्हीं पर आधारित सवालों का ये वीडियो लेक्चर है। इसमें हम गति के तीनों समीकरणों को समझेंगे। उसके बाद गति से संबंधित जो ग्राफ के प्रश्न बन सकते हैं, अभी तक ग्राफ के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि गति के सवालों से ही संबंधित ग्राफ के बहुत ही सरल सवाल होते हैं जिनको अपन 2 मिनट में समझ लेंगे, तो उनको भी अभी कर लेते हैं। हो सकता है ये आपसे पूछ लिए जाएँ, क्योंकि बाकी व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपकी परीक्षा में भी पूछने के इसके चांस हैं। उसके बाद 2 सवाल हम गति पर करेंगे, गति के जो 3 समीकरण हैं उन पर आधारित करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम संवेग पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सवाल पूछे भी गए हैं। संवेग परिवर्तन और उसकी दर, संवेग परिवर्तन अलग है, संवेग परिवर्तन की दर अलग चीज़ होती है। दोनों पर ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनके प्रश्न भी देखेंगे। उसके बाद दाब पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इन सभी को हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी आवृत्ति के बेसिक वाला यानी जो फ्रीक्वेंसी के बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले मैंने अपलोड किया था, तो उसको ज़रूर देख लें। दोस्तों वो लेक्चर देखने के बाद आप कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर बना लोगे। 3 से 4 प्रश्न उस लेक्चर पर बनने ही बनने हैं और 2 से 3 प्रश्न इस लेक्चर पे बनेंगे। तो अगर आप ये दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो आप आराम से 6 न्यूमेरिकल बनाओगे। जो भी 5-6 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, अभी तक इतने ही टॉपिकों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। और आज का जो एग्ज़ाम था उसके 10 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली विज्ञान के मिल गए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर के अपलोड होने के बाद मैं उनको अपलोड कर दूंगा, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम लेक्चर की। सबसे पहले मैं यहाँ पर गति के तीनों समीकरणों के बारे में बता दूं कि ये जो गति के 3 समीकरण हैं ये एक समान त्वरण पर हैं। जब त्वरण आपका समान होगा, दोस्तों ये वेग, त्वरण, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एक समान जो त्वरण है उस पर ही ये लागू होंगे। अगर त्वरण भी बदलेगा समय के अनुसार तो फिर उनको हम इंटीग्रेशन से उन सवालों को हल करेंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अपन को नहीं करना है। इसी से रिलेट प्रश्न आएंगे जहाँ पर त्वरण समान रहा करेगा, ठीक है। मतलब त्वरण समान का मतलब ये है त्वरण की वैल्यू होगी जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। ये नहीं होगा कि त्वरण है आपका 5t, यानी कि t अगर 1 सेकंड है तो त्वरण 5, t अगर 2 सेकंड है तो त्वरण 10, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला समीकरण देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, ये u का मतलब है प्रारंभिक वेग, जो गति हो रही होगी उसके प्रारंभिक वेग, जो वस्तु है उसका प्रारंभिक, v अंतिम वेग, s उतने समय में उसके द्वारा तय दूरी, a आपका त्वरण या मंदक और t आपका समय। मंदक क्या होता है दोस्तों? अगर जैसे मान के चलिए गति, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी गति बढ़ रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो गति में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? धनात्मक। उस धनात्मक परिवर्तन को हम त्वरण कहेंगे समय के साथ, धनात्मक परिवर्तन की जो दर है। और अगर मान के चलिए यहाँ पर ये स्पीड में चल रही है, उसके बाद ये धीमी होती जा रही है, ठीक है, तो उसको हम जो गति में परिवर्तन की दर होगी उसको हम मंदक कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है दोस्तों। v = u + at, ये हम तब लगाते हैं जब हमको ये देखो, ये इसमें 4 चीज़ें हैं, v, u, a और t। क्या क्या चीज़ें हैं? v, u, a और t। दोस्तों आप बस यही समझ लो कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इन 4 में से कोई 3 चीज़ें दी रहेंगी और एक निकालनी होगी, तब हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला ये है, s = ut + ½ at²। तो इसमें भी, इसको भी हम समझ लें। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? सबसे पहले देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। u है इसमें, t है इसमें, a है इसमें और s है, ये 4 हैं, UTAS। अगर इन 4 में से कोई 3 चीज़ें दी हैं और चौथी निकालनी है, मान के चलिए u निकालना है आपको, a दिया है, t दिया है, s दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगला ये है, देखो v² = a², v² = u² + 2as। यहाँ पर ये 4 चीज़ें दी हैं, v, u, a और s।
इनमें से कोई 3 दी जाएंगी, चौथी निकालनी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखो इसके सवाल देखेंगे तब हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम ग्राफ से संबंधित कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं बिल्कुल बेसिक में, वो देख लेते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा आ गया, बहुत ही सरल चीज़ें होती हैं और कहीं आपके से छूट गया, आपको लगे कि कठिन है, इसलिए मैं ये इनको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे दोस्तों अगर दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा हो, जैसे ये दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है, ये लाइन ऐसी करके बनी है मान के चलो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मतलब ये समय के साथ, जैसे यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो हम कैसे पता चलाएंगे, 1 सेकंड पे इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे और एक यहाँ पे इसके समांतर, तो हमको यहाँ पे ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। यहाँ से ये डिस्टेंस इतनी देखेंगे कि 1 सेकंड में वो इतनी दूरी पर था, फिर 2 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच गया यहाँ, तो 2 सेकंड की दूरी निकालनी है, तो 2 सेकंड की दूरी यहाँ से निकाल लेंगे कि 2 सेकंड की दूरी यहाँ से हो गई इतनी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, ये कोण आपको थीटा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए वस्तु का वेग कितना है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछ लिया गया। तो वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और आप यहाँ देखो दूरी आपकी क्या है, ये देखो, जैसे मान के चलो ये थीटा है, आपको 1 सेकंड में तय दूरी बतानी हो तो आप कैसे बताओगे, 1 सेकंड में तय, या फिर मान के चलो 2 सेकंड में तय दूरी बतानी है तो कैसे बताओगे, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, इतनी। ये दूरी किसके बराबर, इस लाइन के बराबर होगी कि नहीं, हाँ इतनी डिस्टेंस। और समय कितना है, समय ये वाली लाइन है 2। ठीक है, तो ये जो अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपकी दूरी, ये हो गया समय, ये वाली लाइन बटे ये वाली लाइन क्या हो गई, टेन थीटा हो जाएगी कि नहीं, लंब बटे आधार। तो आपका दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ पर। तो अगर जैसे मान के चलिए आपको एक ग्राफ दे दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी गई है और कुछ नहीं दिया गया, ये लिखा है कि ये दूरी और ये समय है। ठीक है, आपसे पूछ दिया गया कि बताइए यहाँ पर चाल कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि चाल भैया 10 30 ऐसे करके 10 30 डिग्री, और यही आप बता दोगे कि ये आपका दूरी बटे समय है, इकाई समय में इतनी दूरी तय होती है। ठीक है, इस तरीके से अपन बता सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे आ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ समय है t और यहाँ डिस्टेंस है, और इस तरीके से सीधी लाइन खिंची हुई है, और पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो हम बता देंगे कि ये देखो समय के साथ डिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले भी मान के चलो वो 4 मीटर की दूरी पर था, बाद में भी 4, बाद में भी 4, हमेशा 4 ही मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, हमारी वो स्थिर रखी हुई है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर है। इस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों ऐसे है कि जब वेग और समय के बीच में ग्राफ दिया जाए, वेग और समय के बीच में ग्राफ दिया जाए, अब जरूरी नहीं ग्राफ 0 से ही चालू हो, जरूरी नहीं है कि शुरुआत में वेग 0 ही हो। ठीक है, शुरुआत में वेग मान लो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे मान के चलो ये पॉइंट है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेग का 5 मीटर पर सेकेंड हो शुरुआत में। ठीक है, तो यहाँ से चालू हो, और समय मान लो इस वाली रेखा पर खींचा गया है समय। ठीक है, तो इस पर देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, ये जो थीटा है, मान के चलिए ये आपकी जो प्रवणता दी गई है इस रेखा की, ये थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लाइन बटे ये लाइन। अब दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन है कि आपके वेग में कितना परिवर्तन हो गया, पहले वेग इतना था अब इतना हो गया। ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन, और ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, समय को, 0 से 5 सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन, समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये जो टेन थीटा बराबर ये लंब बटे आधार हो जाएगा, तो टेन थीटा यहाँ पर किसको बताएगा, त्वरण को। तो जो वेग और समय का जो ग्राफ होता है उसकी प्रवणता किसको बताती है, त्वरण को। और पिछले में हमने देखा था कि दूरी और समय के ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो किसको बताती है, इसको प्रवणता भी बोलते हैं, जो टेन थीटा होता है उसको ढाल या प्रवणता भी बोलते हैं, वो वेग को बताती है। ठीक है, दूरी और समय के ग्राफ की जो प्रवणता है वह वेग को दर्शाती है, और
वेग और समय के ग्राफ की जो प्रवणता है वह त्वरण को दर्शाती है। इस तरीके का भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब एक और अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि आपका ये वेग और समय का ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी। तो दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों? दूरी बराबर क्या होता है? देखो हमको पता है चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। चाल यानी वेग गुणा समय, दूरी बराबर। तो ये वेग और समय का गुणा करना है, तो ये गुणा हमेशा ये वाला क्षेत्रफल दर्शाता है। कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ के ये दो, जैसे इस लाइन पे कुछ है और इस लाइन पे जो भी चीज़ है, इन दोनों का गुणा ये ग्राफ के नीचे का ये हिस्सा बताता है, ये पूरा। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि कितनी दूरी तय की, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही यहाँ से ऐसे सीधा खींच दिया, एक लाइन ऐसी सीधी खींच दी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, उसके बाद इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर वैल्यू दी होंगी, जैसे ये 5 सेकंड, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, तो उसके आधार पर अपन निकाल लिया करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर उसमें -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है, 5 प्रश्न मैंने लिए हैं, ये पांचों प्रश्न आपके ही द्वारा, किसी विद्यार्थी द्वारा व्हाट्सएप पर डाले गए थे और पांचों प्रश्न मुझे ऐसे लगे कि ये बिल्कुल हटके हैं और ये इन सारे टॉपिक को कवर कर देंगे अगर आप इनको देख लेंगे तो मैंने वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखो, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों सबसे पहले तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता कि इस सवाल ने कितना डाटा दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना, हमको सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है, यानी पहला वाला नियम तो लगेगा नहीं, v = u + at। इसमें तो s आता ही नहीं है, तो ये वाला नियम, ये वाला तो आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अब बाकी के दो रह गए, बाकी के दो में से एक लगाना है हमको। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, वो चीज़ें लिख लेनी चाहिए जो हमको दी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही थी। कितने की चाल से आ रही थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी आपकी आ रही थी। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों नहीं लिख रहे हैं हम? इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो त्वरण था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, तो आपको चाल को भी मीटर पर सेकंड में लिख लेना चाहिए। पूरे सवाल में सारे मात्रक एक जैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कहीं किलोमीटर पर घंटा चल रहा हो, कहीं पर आप सेकंड में समय लिख रहे हो। ठीक है, अब हमने मीटर पर सेकंड में लिख लिया, सारी दूरियां मीटर में लिखी जाएंगी, सारा समय सेकंड में लिखा जाएगा, या फिर जो समय निकल के आएगा वो सेकंड में निकल के आएगा। समझ रहे हैं? सभी को एक ही मात्रक में रखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। कैसे? किलोमीटर बराबर 1000 और 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड, तो वो 1000 बटे 3600 5/18 हो जाता है, तो 90 में 5/18 का गुणा कर लिया। ये सब आपको आता ही होगा, तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई, प्रारंभिक हमने लिख दी। अब दोस्तों अंतिम चाल क्या आपको पता है? यहाँ पर दोस्तों बहुत से बच्चों को ये लगता है अंतिम चाल तो दी नहीं गई है। अब डायरेक्ट नहीं दे देते हैं बिल्कुल कि u बराबर इतना, v बराबर इतना, यही सब लिख के दे देंगे, तो जोड़ घटाना ही तो आपको करना होगा, तो वो तो आपसे नहीं, थोड़ा तो आपसे कुछ सोचेंगे कि आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर गौर से देखेंगे तो रेलगाड़ी आखिरी में विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, यानी विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि रुक जाती है, तो आखिरी चाल आपकी कितनी हो जाएगी? अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? अंतिम वेग 0 लिख दिया। कितना? 0 लिख दिया, 0। अब दोस्तों आपका त्वरण दिया गया है कितना? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों वैसे यहाँ पर मंदन नहीं लिखना चाहिए था, सवाल टेक्निकली थोड़ा गलत है, यहाँ पर त्वरण लिखना चाहिए था। अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ त्वरण लिखना चाहिए था, हैं। और अगर माइनस नहीं, अगर मंदक ही लिखना था तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस में भी लिख सकते थे। मंदक का मतलब घटाने वाला, तो जब भी मंदक हो तो अपन माइनस में लिख लेंगे त्वरण।
तो माइनस में लिख लिया, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालनी है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ये दूरी निकालनी थी तो हमने यहाँ पर दूरी लिख दी। अब बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीज़ें आती हैं। ऐसा दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, v² इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है कौन सा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यही है। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम v की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। u² कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा आपका, प्लस 2as, 2 की जगह 2 और a की जगह कितना, -0.5 और s की जगह हम s लिख देंगे, s निकल आएगा। ठीक है, इधर उधर जाएंगे, पक्षांतर वगैरह कर देंगे तो s बराबर आपका 625 मीटर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्तों थोड़ा बड़ा सा है, इससे हल्का सा। ठीक है, एक बस एक समान वेग से चल रही है, बस चालक ब्रेक लगाता है। एक समान वेग भी दे दिया गया है कि कितना वेग है, एक समान वेग से चल रही है, बस चालक ब्रेक लगाता है और बस 10 मीटर चलकर रुक जाती है। त्वरण की गणना करनी है सबसे पहले और ज्ञात करना है कि बस को रुकने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ देखें हम, ये रही आपकी बस, पहले चल रही थी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दोस्तों यहाँ सब कुछ मीटर में, ये मीटर में दूरी दी है, सेकंड में समय निकलेगा, तो सबसे पहला काम है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज कर लेना, मीटर पर सेकंड में। तो 36 गुणा 5/18 कर देंगे, तो 18 का यहाँ ये गुणा हुआ तो कितना, 5 2 तो कितना आ गया, 10। तो हमने यहाँ पे लिख लिया u बराबर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बस में ब्रेक लगा दिया जाता है तो बस आखिर में क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बस यहाँ जाकर रुक गई। जैसे ही बस रुकी है तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v बराबर कितना हो गया, 0, अंतिम चाल है 0, तो 0 लिख लिया। दूरी कितनी तय करी उसने इस दौरान, उसने इस 10 मीटर चलकर रुक जाती है। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो 10 मीटर तक चलती है, ब्रेक लगाएंगे एकदम उसी जगह पे तो रुक नहीं जाएगी। ठीक है, तो 10 मीटर तक चल जाती है। तो हमारी दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको त्वरण की गणना करनी है और बस के रुकने के समय की गणना करनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमको देखो 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, ए ज्ञात करना है और टी ज्ञात करना है। दोनों एक साथ तो ज्ञात कर नहीं लेंगे, एक करके ही तो ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम ये देखें, दी गई चीज़ें कितनी, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, ये 2 निकालनी है। पहले हम ए ज्ञात कर लेते हैं, त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इन 4 चीज़ों से मिलाकर कोई फार्मूला बनता है, ऐसा फार्मूला जिसमें ये 4 चीज़ें आती हैं, वही फार्मूला जो अभी देखा था हमने। तो उसी फार्मूले को फिर लगा देंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये फार्मूला हम लगा देंगे। v² बराबर कितना था हमारा, 0 और u कितना था आपका 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये बराबर है, यहाँ बन नहीं रहा है एक्चुअली, ये लो। ठीक है, प्लस 2 गुणा a गुणा s बराबर कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पक्षांतर किया तो ये कितना आ जाएगा, -100 बराबर आपका 20 गुणा a। 20 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा त्वरण, आपका आधा सवाल हल हो गया। आपको त्वरण मिल गया कि त्वरण की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब जैसे ही हमें त्वरण मिल गया है तो उसके बाद हमको समय क्या, टी और निकालना है। त्वरण मिल गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टी और निकालना है हमको। देखो प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, टी दिया है, ए निकालना है। तो पहला वाला समीकरण याद आ गया। पहले वाले समीकरण में क्या है, v = u + at। ठीक है, v बराबर 0, u बराबर आपका 10, ये बराबर है, प्लस a बराबर कितना है, -5 और t हमको ज्ञात करना है, t निकाल लेंगे। तो ये 10 उधर गए तो -10 बराबर -5 गुणा t। -5 से -10 कटे 2 आ गया, तो t बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना, ये त्वरण निकल ही आया, t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में बस रुक जाएगी।
तो इस तरीके से ये सवालों को हमें करना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं संवेग पर। संवेग दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके लिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। इस पर सवाल घुमा फिरा के भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और वैसे थ्योरेटिकल प्रश्न भी आ सकते हैं। संवेग क्या होता है दोस्तों? सम धन वेग। समवेग यानी वेग अकेला नहीं है, द्रव्यमान का गुणा और होगा उसमें। द्रव्यमान का गुणा कर दोगे वेग में तो वो संवेग कहलाएगा। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है m और उसका वेग है v, तो उसका संवेग हो जाएगा m इंटू v। ठीक है। अब दोस्तों संवेग परिवर्तन क्या होता है? संवेग में परिवर्तन यानी कि जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, ठीक है। संवेग परिवर्तन क्या है? प्रारंभिक स्थिति में कुछ संवेग रहा होगा किसी चीज का और कुछ बाद में हो जाएगा, तो अंतिम संवेग में से पहले वाले संवेग को घटा दें तो वही संवेग में परिवर्तन। सिंपल। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? दर का मतलब है कोई एक फिक्स किसी के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी ये गति संबंधित चीज़ों में कोई भी दर होगी वो समय के सापेक्ष ली जाती है। जैसे कि वेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या? त्वरण कहलाती है। दूरी में परिवर्तन की दर यानी दूरी में परिवर्तन समय के साथ, वेग में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, इस तरीके से। ऐसी संवेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन समय के साथ, इसका मतलब है इकाई समय में 1 सेकंड में संवेग में कितना परिवर्तन होगा, संवेग परिवर्तन की दर कहेंगे तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे। अब हमें ये भी बताना है कि ये संवेग परिवर्तन कितने समय में हुआ है, तो इसलिए हमें मान के चलो ये संवेग में जो परिवर्तन है वो 2 सेकंड में हुआ है, तो नीचे समय 2 लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना संवेग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये इसको हम संवेग परिवर्तन की दर बोलते हैं। और दोस्तों न्यूटन का जो नियम है, गति का नियम, उसमें बताया गया है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर ही आपका बल होती है, जितना बल लगाया जाता है वह संवेग परिवर्तन की दर ही होती है। ठीक है, तो बल की भी परिभाषा हो गई एक तरीके से तो इससे संबंध बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम 2 प्रश्न देखेंगे, एक खाली संवेग परिवर्तन पर और एक संवेग परिवर्तन की दर पर। दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का आप ख्याल रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैंने देखो दोनों प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है, और दोनों से हमको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी ट्रक का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 108 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो संवेग में आए परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें संवेग में परिवर्तन ही ज्ञात करना है, दर ज्ञात नहीं करनी है। ठीक है, संवेग क्या होता है? m गुणा v, संवेग m गुणा v। लेकिन m कुछ भी मत रख दीजिए आप, v भी किसी में भी मत रख दीजिए, जरूरी नहीं किलोमीटर प्रति घंटे में ही रखा जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ऐसा ही पद्धति में हम निकालना चाहते हैं संवेग को ऐसा ही पद्धति में निकालना चाहते हैं, तो ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में रखेंगे। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो चाल को मीटर पर सेकंड में रखेंगे। यहाँ चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि चेंज कर ली। चेंज करना आप देखो 2 बार चेंज कर चुके हैं, आपको आएगी होगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज भी किया था, कितना आया था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया था, इसको चेंज किया था मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज किया था मीटर पर सेकंड में, कितना आगे आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है ना, तो मैंने एक रेलगाड़ी वाला सवाल बनाया था, एक वीडियो लेक्चर बनाया, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। 5/18 का गुणा करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमको पता चल गया इतना। अब हमको क्या है? संवेग में परिवर्तन बताना है। संवेग क्या होता है? m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो आखिरी वाला संवेग कितना है? आखिरी वाला संवेग देखो, द्रव्यमान तो कोई चेंज हुआ नहीं, आप खुद बताओ द्रव्यमान चेंज हुआ है क्या? 100 किलोग्राम की वस्तु का ट्रक था, 100 किलो का ही रहेगा वो ट्रक। ठीक है, उसमें बीच में रास्ते में कुछ रखा नहीं गया, 100,000 किलो का ही ट्रक था। तो हम सबसे पहले क्या है, देखो क्या करेंगे, देखो आखिरी वाला संवेग निकालना है। आखिरी वाला संवेग कितना हो जाएगा? m2। अगर मान के चलो कहीं द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाए, बीच रास्ते में कुछ 4-5 बोरियां और डाल दी जाएं, तो वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, इसलिए हम लिख लेते हैं ऐसे। दूसरी कंडीशन में
पहली कंडीशन में सब 1 1 है, दूसरी में 2 2 है। पहली में m1 द्रव्यमान है, v1 आपकी चाल है, दूसरी कंडीशन में m2 द्रव्यमान है और v2 आपकी चाल है। तो जो संवेग में परिवर्तन होगा वो कितना, आखिरी वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग। आखिरी m2 कितना था, 1000 ही किलोग्राम था आखिर में भी और पहले भी। आखिर में चाल कितनी 30 हो गई थी तो हमने 30 लिख दी, इसको चेंज कर लिया था ना हमने किस में, मीटर पर सेकंड में। और प्रारंभिक में आपका द्रव्यमान 1000 था और चाल कितनी थी 20 नहीं 10 थी, सॉरी यहाँ कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। और जैसे ही हमने इसमें से इसको घटाया 20,000 आ गया। अब देखो मात्रक कैसे लिखेंगे, मात्रक बिल्कुल m गुणा v, m किस में था किलोग्राम में तो किलोग्राम लिख दिया, v मीटर पर सेकंड में तो गुणा मीटर पर सेकंड लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों एक और बगल में सवाल दिया गया हुआ है, इसको समझें। 70 किलोग्राम की क्रिकेट की गेंद जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। 70 ग्राम की एक क्रिकेट की गेंद है, 70 ग्राम की एक गेंद है और इस स्पीड से वो आ रही है और एक खिलाड़ी है उसको रोकता है। जैसे ही उसका हाथ टच होता है तो एकदम से तो रुक नहीं जाएगी कि हाथ से एकदम रुक गई, उसको पकड़ के उसको थोड़ा देर लगेगी ना उसको रोकने में। ठीक है, क्योंकि वो जो गेंद आ रही है वो एक गति से आ रही है, तो वो 0.5 सेकंड में रोक लेता है। खिलाड़ी द्वारा आरोपित बल ज्ञात करिए। रोकने के लिए जो बल लगाएगा ना उसको, वो बल कितना होगा। तो हमको पता है बल क्या होता है ऐसी स्थिति में, संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी के बराबर आपका बल रहेगा। संवेग किसके संवेग में परिवर्तन, उस गेंद के संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले गेंद आपकी चल रही थी, बाद में आपकी गेंद रुक गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, रुक गई। तो हमने क्या देखो बाद वाला, आपने क्या बाद वाला ये लिख लिया संवेग, बाद वाला संवेग m2 गुणा v2 और पहले वाला संवेग मान लिया m1 गुणा v1। अब हमको यहाँ पर बल बताना है। बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। दर का मतलब है एक इकाई समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, तो हमें बटे में क्या t भी लिखना पड़ेगा, तो बटे में समय भी लिख लिया। ठीक है, बल यानी संवेग परिवर्तन की दर, और यहाँ से सिंपल संवेग परिवर्तन निकालना था पिछले सवाल में, इसलिए यहाँ पर हमने टी नहीं लिखा था बटे में, तो यहाँ बटे में टी भी लिख लिया। अब दोस्तों देखो हमको ऐसा ही मात्रक में निकालना है, सब कुछ ऐसा ही मात्रक में लिखो। ये 70 ग्राम है, हम इसको किलोग्राम में लिखेंगे, हमने इसको किलोग्राम। सबसे पहले देखो m2 v2 की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि बाद में आपकी जो गेंद है वो रुक जाती है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, तो 0 गुणा m2 कितना हो जाएगा 0। प्रारंभ में दोस्तों वजन कितना था 70 ग्राम, प्रारंभ में m1 गुणा m2 लिखना है, तो वजन कितना था आपका 70 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज किया तो कितना आ गया किलोग्राम में चेंज किया तो 0.07। ठीक है, अब प्रारंभ में आपकी कितनी थी स्पीड 0.5, तो गुणा 0.5 लिख दिया। बटे में हमको क्या लिखना है, ये तो 0 में से आ गया तो इतना ही अंतर आएगा। बटे में हमको समय लिखना था तो समय लिख दिया 0.5, इससे ये कट गए तो आपका 0.07 क्या आ गया न्यूटन, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में लिखा था तो ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन। तो आपने कितना बल आरोपित किया उसको रोकने के लिए 0.07 न्यूटन का बल आरोपित किया। तो दोस्तों बल पूछा जाए तो आपको संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, और संवेग में परिवर्तन पूछा गया तो सिंपल परिवर्तन निकाल देना है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल दाब को लेकर है। दाब पर संबंधित भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ। दाब बराबर क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसको दाब कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है कैसे निकल के आएगा, बल में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा कि इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, उसी को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब आ जाएगा, बल में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, दाब आ जाएगा। अब दोस्तों ये एक सवाल है, किसी 1200 न्यूटन भार वाला ब्लॉक, 1200 न्यूटन भार यानी इतना बल लग रहा है, न्यूटन कहीं भी आ गया यानी बल। ठीक है, 1200 न्यूटन बल लग रहा है एक ब्लॉक पर, और ब्लॉक का इतना एरिया है 4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना करने। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना है 1200 न्यूटन बटे क्षेत्रफल कितना है 4 मीटर स्क्वायर। जैसे ही हम क्या करेंगे ये भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका दाब आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।